हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड चैप्टर। इसे लास्ट क्लासेस में हमने 2 चैप्टर बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग जो होती है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के रेगुलेशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग बनाते समय। क्योंकि अगर अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स या रेगुलेशंस, कन्वेंशंस ना हो तो हर कोई अकाउंटिंग बनाएगा जैसे उसके मन में आएगा। तो जैसे जी में आएगा वैसे हर कोई अपनी अकाउंटिंग बनाएगा, तो इससे जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो रिज़ल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे, विश्वास योग्य नहीं होंगे यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है कुछ प्रिंसिपल्स, जो कन्वेंशंस, अजम्पशंस का फॉलो करना, ताकि जो अकाउंटिंग है वो सेम तरीके का मीनिंग कन्वे करे हर एक यूज़र को जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ताकि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, कन्वेंशंस रहती हैं, इसके अजम्पशंस हैं, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे जैसे हमने लास्ट के 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जानने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि मीनिंग है क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पास्ट टाइम में, कि जो प्रोप्राइटर होता था वो जानना चाहता था कि उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है। आज के टाइम में बहुत सारी पार्टीज़ जो जुड़ चुकी हैं बिजनेस के साथ, तो हर एक पार्टी को जानना ज़रूरी है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। बहुत सारी पार्टीज़ में शामिल की गई हैं, जैसे प्रोप्राइटर को भी जानना ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट और मैनी अदर यूज़र्स होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बनाई जाती हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना के पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, और बैलेंस शीट से पता चलती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है वेरियस पार्टीज़ को कि पोजीशन क्या, क्या जो बिजनेस है वो सॉल्वेंट है या नहीं है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस टाइम पे अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता है तो मतलब बिजनेस की पोजीशन सॉल्वेंसी है। अगर टाइम पे बिजनेस है जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता तो यहाँ पे बिजनेस सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। तो यहाँ पे जब इतने सारे यूज़र्स हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिन्हें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग को बनाने के लिए फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बढ़िया तरीके से जो रिलायबल इंफॉर्मेशन हर एक यूज़र को मिल पाए। जो ये रूल्स होते हैं इन्हें जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जिसे गैप बोला जाता है। जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्सेप्टेड किए गए हैं वो सभी अकाउंटेंट द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं अकाउंटिंग का। यानी कि जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है तो इन प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को जो प्रिपेयर किया जाता है ये जनरली एक्सेप्टेड है। हर एक अकाउंटेंट है जो इसको, जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप किए गए हैं ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज। कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ऐसा नहीं है कि मन में आया तो बना दिए। जो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं बहुत लंबे टाइम तक इसका मतलब कि वेरीफाई किया गया है, रीजंस देखे गए हैं, कॉमन एक्सपीरियंस देखा गया है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स देखे गए हैं, इंडिविजुअल्स की स्टेटमेंट ली गई है, प्रोफेशनल्स बॉडी शामिल की गई हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की रेगुलेशंस हैं, तब जाकर के प्रिंसिपल है जो बनाए गए हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इनके बेस पे अकाउंट बनाई जाती है। अकाउंटिंग जो की जाती है प्रिंसिपल के बेस पे की जाती है। इस कारण से जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल पहले अच्छे तरीके से वेरीफाई किए गए हैं, उसके बाद जो बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया कि ये प्रिंसिपल होना चाहिए और ये बना दिया, नहीं। ये बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद किए गए हैं, कॉमन एक्सपीरियंस के बाद किए गए हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ली गई इंडिविजुअल्स की,
प्रोफेशनल्स बॉडी शामिल की गई हैं, उसके बाद जो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो यूज़फुल हैं अकाउंटिंग को बनाते समय एक अकाउंटेंट के लिए। नेक्स्ट होता है कि नेचर क्या है या फिर करैक्टरिस्टिक्स और जिसे फीचर बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, यानी कि जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं ये खास क्यों है। सबसे पहले आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं स्कूलों में बच्चे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी बच्चे एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो भी यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो हर एक के लिए सेम रूल बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग रूल बना दिया गया, दूसरे के लिए अलग नहीं। यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं सभी के लिए सेम सेट ऑफ रूल्स का जो एक्सप्लेन करते हैं कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये यूनिफॉर्म एक जैसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जो दी जाती हैं यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको आसानी से समझा जा सके। उसके लिए जो अकाउंटिंग जो रूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी का जो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फीचर आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, कि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। उनके इंसानों ने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो रीजंस थे उनके बेस पे बनाए गए हैं। ये कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करके नहीं बनाए गए, जैसे फिज़िक्स के अंदर होता है, केमिस्ट्री के अंदर होता है, अदर नेचुरल साइंस के अंदर होता है, वैसे नहीं बनाए गए हैं। जो मैन मेड है मैन के एक्सपीरियंस के ऊपर बनाए गए हैं, मैन ने जो भी रीजंस दिए हैं उसके बेस पे जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट फीचर आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है कि जिसमें चेंज किया जा सके, कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अंदर चेंज किया जा सकता है जैसे ही टाइम बीतता है। टाइम के बीतने के साथ साथ जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, यूज़र्स की ज़रूरतें चेंज हो जाती हैं, उसके हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो चेंज किया जा सकता है। कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इनमें चेंज किया जा सकता है। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस, तो वैसे ही बिजनेस की प्रैक्टिस चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है और जो ज़रूरतें होती है यूज़र्स की वो भी चेंज हो जाती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस कारण से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी जो चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं ये जनरली हर एक के जन द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं गाइडलाइंस के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर, यानी कि जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइड करते हैं अकाउंटेंट को कि किस तरीके से अकाउंटिंग को बनाया जाएगा। जो जनरल एक्सेप्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड करती है कि किस तरीके से है जो कितने बढ़िया तरीके से जो सेटिस्फाई किया जाता है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया रिलेवेंस क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे डाटा चाहिए उस ऑब्जेक्ट को वो डाटा पूरा करना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो ये रिलेवेंस है जो एक खास प्रिंसिपल माना गया है। कहते हैं प्रिंसिपल इज रिलेवेंट इफ़ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूजर्स फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए, तो ये रिलेवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने चाहिए। इसमें इंसान अपनी पर्सनल बायसनेस या फिर अपनी जजमेंट का इस्तेमाल ना करे जब वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाई वेरीफाइलिटी, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिविटी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वेरीफाई किया जा सकता है। जो भी यहाँ से हमें अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जांच सकते हैं, विच मीन्स दैट देयर इज़ अ सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास डाटा है उस डाटे को मैं सबूत के साथ मैच करके चेक कर सकती हूँ कि क्या डाटा ट्रूथफुल है, क्या डाटा करेक्ट है या नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिली है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर वेरीफाई किया गया है तो वेरीफाई किया गया तो मतलब कि वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी। एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है फिजिबिलिटी। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे एक चूज़ करने में दिक्कत आ जाती है कि किस ऑप्शन का चूज़ किया जाए। लेकिन फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, जो हमारे पास है वो एक ही है, उसी को हमने अडोप्ट करना है, उसके ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग बनानी है। कहते हैं प्रिंसिपल इज़ फिजिबल, ये फिजिबल होते हैं
इफ़ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। तो यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उसी को चूज़ करेंगे, अल्टरनेट अवेलेबल नहीं होते। तो इस कारण से ये फिजिबिलिटी पाई गई है। नेक्स्ट आता है नीड क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अब क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने की? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत दोनों ही यूज़र को पड़ती हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो। तो इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र दोनों को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसी कारण से जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल दी जाती है, ताकि उसको कंपेयर भी किया जा सके, कंपैरिजन कर पाए, जिससे हमें रिलायबिलिटी का जो देख सकें। जो कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सी हाउ ए फर्म कैन हैज़ परफॉर्म एज कम्पेयर टू द अदर फर्म। यहाँ पे कंपेयर का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फ़र्म की कंपैरिजन दूसरी फ़र्म के साथ कर सकते हैं, या फिर हम अपनी फ़र्म का जो डाटा है करंट ईयर का, उसको पिछले सालों के डाटा के साथ कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन जब यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ज़रूरी है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी है फिर वो कुछ रूल्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड हो, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड हो। इन्हीं रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज़ को गैप से बुलाए जाते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं इस नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, रूल्स और पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है अलग अलग यूज़र को, वो यूज़र्स उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बहुत सारी अलग अलग अजम्पशंस के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, कंसेप्ट के अंदर, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मेनली इसकी दो कैटेगरीज दी गई हैं। एक तो होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट जिसे हम अजम्पशंस बोलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर बेस्ड होते हैं। दूसरी आती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले अजम्पशंस क्या हैं, यानी कि जब अकाउंटिंग की जाती है तो कुछ ना कुछ अजम्पशन मान्यताओं के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये अजम्पशन होती क्या है? हम जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, कोई भी मॉडल हो, तो हम जानते हैं कि हर एक मॉडल के अजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं, जिन मान्यताओं के बेस पे वो मॉडल जो होता है वो लागू होता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसे अकाउंटिंग कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है, जिनके बेस पे जो अकाउंटिंग की जाती है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन की, कि हम जानते हैं बच्चों की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत सारे यूज़र्स को होती है। हर एक यूज़र को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो जब भी अकाउंटेंट फिर अकाउंटिंग करता है तो उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड की जाती है अकाउंटिंग, जिससे अकाउंटिंग का मीनिंग है हर एक यूज़र को सेम पता चले। अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल ना किया जाए अकाउंटेंट द्वारा तो हर कोई यूज़र उसका अलग मीनिंग कन्वे करेगा। मान लेते हैं कि प्रोप्राइटर उसका अलग मीनिंग कन्वे करे, ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग मीनिंग कन्वे करें, क्रेडिटर्स अलग मीनिंग कन्वे करें। तो यहाँ पे फिर जो विश्वास होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यूज़र का वो नहीं रहेगा। जब एक अकाउंटेंट चाहता है कि हर एक यूज़र को सेम मीनिंग पता लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो इस कारण से अकाउंटिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक कंसेप्ट होते हैं एक आधार देते हैं, यानी एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक बेस बनते हैं अकाउंटिंग के लिए। जब अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी एंटरप्राइज़ है जो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो कोई भी ऐसी एंटरप्राइज़ नहीं है जो अकाउंटिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल ना करे। हर एक एंटरप्राइज़ क्या करती है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। जो ये कंसेप्ट्स होते हैं ये गाइड करते हैं, ये हेल्प करते हैं जो अकाउंटेंट होता है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो उसकी गाइडेंस का काम करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट एक अकाउंटेंट को। जो यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन है जिनको आज की क्लास में कवर करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने यहाँ पे 3 मेन फंडामेंटल अजम्पशंस दिए हैं।
मेन फंडामेंटल अजम्पशन में सबसे पहले आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरी आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तीसरा आता है अक्रूवल कंसेप्ट। ये हमारे पास बेस है, बेसिक हैं, जो ज़रूरी हैं कंसेप्ट फॉलो करने। हर एक जो हमारे पास कंपनियां होती हैं वो फॉलो करते हैं इन कंसेप्ट को, जिसके बेस पे काउंटिंग जो की जाती है। तो यहाँ पे फंडामेंटल होती हैं, बेसिक होती हैं। फंडामेंटल काउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस आर द अजम्पशन विच आर प्रिज्यूम टू हैव बीन फॉलो इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ये फंडामेंटल अजम्पशंस है, जो ये तीन, ये अजम्पशन जो होती हैं, ये हर एक जो कंपनी होती है, अकाउंटेंट होता है, उसको फॉलो करनी पड़ती हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किए जाते हैं। इन तीन बेसिक कंसेप्ट्स के अलावा और भी हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमने ये पूरे डिटेल में कवर करने के करके तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में बेसिक जो कंसेप्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट से, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो यहाँ पे बच्चों नाम से पता चल रहा है गोइंग कंसर्न, यानी कि जो कंसर्न है, जो बिजनेस है, वो क्या होगा, चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। क्योंकि जब भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेसमैन ये सोच के नहीं स्टार्ट करता है बिजनेस को कि मैंने इसको हफ्ते के लिए स्टार्ट करना है, महीने के लिए करना है, साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, नहीं। तो वो चलाता है लंबे टाइम तक, लगातार उसका जो बिजनेस चलता है। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये माना जाता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा। इस कारण से जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो फ्यूचर की डेट के लिए किए जाते हैं। जो असेट्स दिखाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे दिखाई जाती है, जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को जो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कहते जो कंसेप्ट है ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है ये कंटिन्यू रहेगा, लंबे टाइम तक, फ्यूचर तक ये चलेगा। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो इसी अजम्पशंस के ऊपर बेस की जाती हैं कि जो कंटिन्यू रहेगी, जो हमारी एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो लगातार लंबे टाइम तक चलेगा। जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम फिक्स्ड असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसकी असेट्स के ऊपर। तो हम मार्केट वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स को दिखाते हैं तो फिक्स्ड असेट्स को हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस लेके चलते हैं, ना कि हम मार्केट वैल्यू के ऊपर बेस लेके चलते हैं। तो ये दिखाता है कि जब हमने फिक्स्ड असेट्स को दिखाया हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे, तो यहाँ पे ये बताता है कंसेप्ट की गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक मशीनरी को ख़रीदा गया है लास्ट ईयर्स में, मान लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में लास्ट ईयर में ख़रीदा गया और उसको अगले आने वाले 10 सालों तक इस्तेमाल करना है, तो जो उसकी कॉस्ट आएगी उसको 10 सालों तक, आने वाले 10 सालों तक हम डिवाइड कर देंगे और धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो चार्ज करते जाएंगे उसको। क्योंकि यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये कहते हैं कि जो फुल कॉस्ट होती है मशीन की वो खर्चा नहीं मानी जाती, सिर्फ एक ही साल में उसको चार्ज नहीं करते जिस साल उसको परचेज़ किया गया है, बल्कि उसकी पूरी जितनी भी लाइफ उसका इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लो कि 1 लाख की मशीन खरीदी है, 10 साल उसको इस्तेमाल करा, तो 1 लाख बटे में 10 साल का उसका डिवाइड करके तो हर साल जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो चार्ज करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो रिप्रेजेंट करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को। तो जो मार्केट वैल्यू होते हैं फिक्स्ड असेट्स की, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसको कंसीडर नहीं करते जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिक्स्ड असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये असेट्स होती हैं आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि जो ये असेट्स होती हैं इनको आने वाले टाइम में सेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि इन असेट्स के इस्तेमाल करके आगे बिजनेस ने फर्दर प्रोडक्शन करना होता है और आगे अर्निंग जनरेट करनी होती है। कहते हैं ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट होता है इसमें जब आउटसाइड पार्टीज एंट्री करती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये बताती है कि जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो वो बताते हैं कि बिजनेस क्या करने वाला है, लंबे टाइम तक चलने वाला है, इन फ्यूचर में वे जो बिजनेस है लगातार चलता रहेगा। जब लोन दिए जाते हैं या परचेज़ किया जाता है डिबेंचर्स वगैरह या शेयर खरीदे जाते हैं एंटरप्राइज के,
तो वो भी यही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा, फ्यूचर तक है चलेगा। इसका जो दूसरा एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जो कंसेप्ट लिया जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड नाम से क्लियर होता है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब जो कर दिए गए हैं, यानी कि जो खर्चे हमने एडवांस में कर दिए गए हैं वो भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को बताते हैं कि हमने एडवांस में खर्च इसलिए किए हैं कि आने वाले टाइम तक का जो हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं इनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसको बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाती है क्योंकि जो इनका बेनिफिट होता है वो हमें फ्यूचर के अंदर रिसीव होना होता है। जो यहाँ पे बिना इस कंसेप्ट के जो क्लासिफिकेशन होते हैं करंट असेट्स की, फिक्स्ड असेट्स की और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करने के लिए। तो इस कारण से जो हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आगे हम क्लासीफाई कर सकें अपने असेट्स और लायबिलिटी को भी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का ओवरव्यू लेते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहते हैं? जो कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी वाला, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में जो मेथड इस्तेमाल किया है वही मेथड मैं आने वाले सालों में इस्तेमाल करूं, ताकि जब भी मैनेजमेंट डिसीज़न लेते समय वो कंपेयर कर पाए करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ कंपैरिजन करके बेटर तरीके से प्लान कर पाए फ्यूचर को। तो इस कारण से कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जो डेप्रिसिएशन का मेथड होता है। डेप्रिसिएशन के मेथड दो होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन दोनों अलग मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक असेट्स है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम मशीन को ले लेते हैं कि मशीन खरीदी गई है, 1 लाख रुपए में मशीन खरीदी गई है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मशीन है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का लेट कर लेते हैं कि रेट वो 10% है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन से चार्ज करते हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा? 1 लाख रुपये कॉस्ट है, 1 लाख के ऊपर 10% है जो डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 10,000 किया जाएगा जब तक 1 लाख रुपये जो पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पे नेक्स्ट रिटर्न डाउन मेथड क्या कहता है? रिटर्न डाउन मेथड कहते हैं कि जो कॉस्ट है मशीन की, जैसे 1 लाख लिए हमने, उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 10% जो कि 10,000 बना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 90,000। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कॉस्ट के ऊपर ना करके रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10%, वो 90,000 के ऊपर किया जाएगा जो कि 9,000 बनेगा, ना कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे 10,000 हर साल चार्ज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 90,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% तो वो 81,000 के ऊपर करेंगे 8100 से। तो रिटर्न डाउन कहते हैं कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या करते हैं, हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर एक बार हमने जो मेथड इस्तेमाल कर लिया डेप्रिसिएशन का, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, तो मेथड हमें हर साल सेम ही रखना पड़ेगा। उस मेथड के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेंज कर दिया तो यहाँ पे कंपैरिजन करने में दिक्कत आ जाएगा। कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे हर साल मेथड चेंज होता जा रहा है। कंपैरिजन करने के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी होता है, मेथड्स का सेम होना ज़रूरी होता है, तभी कंपैरिजन करके आगे फ्यूचर को बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो इस कारण से कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हमारे पास अनदर एग्जांपल भी आते हैं, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड हो गया, जो डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविज़न बनाया जाता है। क्योंकि डेटर्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमें सभी के सभी डेटर्स है जो पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, जब कंपनी जो होती है, कंपनी जब उधार पे यानी कि क्रेडिट जब सेल करती है कस्टमर को तो उसे डेटर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर कौन होता है, यानी कि डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे
पैसा लेना होता है कंपनी को, यानी कि इनसे पैसा मिलेगा कंपनी को, तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी के सभी डेटर से ईमानदार हों। इनमें से कुछ लोगों के ऊपर कंपनी को डाउट रहते हैं कि मान लेते कि 5% या 10% ऐसे लोग होंगे जिनसे पैसा रिकवर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट रहता है वो भी कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट चाहती है बेटर तरीके से प्लानिंग करना। तो इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है जो इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि जो एक कंसेप्ट है ये बताता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स होती हैं वो कंसिस्टेंस रहती हैं 1 ईयर से अनदर ईयर तक। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल हम मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर चेंज कर दिया जाएगा तो मैनेजमेंट को कंपेयर करने में दिक्कत हो जाएगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न निकालने होते हैं जो मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, तो वो कंक्लूज़न है जो नहीं निकाल पाएंगे अगर मेथड हर साल चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, अगर अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड्स इस्तेमाल किए गए उनमें कंसिस्टेंसी होगी तभी मैनेजमेंट कंपैरिजन करके डिफरेंट ईयर्स के डाटा को आगे आने वाले फ्यूचर को प्लान कर सकता है। अगर फर्म अडॉप्ट करती है अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल किए गए 2 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है करंट पीरियड का उसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे प्रीसीडिंग पीरियड के प्रॉफिट के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक फर्म ने चूज़ किया है एक साल में जो मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, जैसे मान लो कि डेप्रिसिएशन मेथड के हम जानते हैं कि 2 तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, या कोई भी अदर मेथड होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल सेम रेट से चार्ज किया जाता है। रिटर्न डाउन में क्या होता है कि जब हम बुक वैल्यू में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा कर जब हम दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर अडॉप्ट किया है तो फर्म को स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल किया गया फर्म द्वारा तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आने वाले सालों में भी। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन विल बी फॉलो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पे अगर एक बार मेथड जो इस्तेमाल कर लिया फर्म ने तो आने वाले सालों में उसको वही मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से जो मेथड होता है वैल्यूएशन करने का, स्टॉक वैल्यूएशन का, या फिर जो बैड डेब्ट के ऊपर प्रोविज़न बनाए जाते हैं तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ हम कंपैरिजन कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें, जिससे हमें अकाउंट्स में किसी भी तरीके की गड़बड़ है जो ना हो। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी मेथड्स के अंदर तभी है जो कंक्लूजन्स ड्रॉ की जा सकती हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करके जो प्लानिंग की जा सकती है फ्यूचर की। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी मेथड के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती है तो हम अकाउंटिंग मेथड के अंदर भी चेंज कर पाते हैं। अदरवाइज जो अकाउंटिंग होती है वो रिजिड हो जाएगी, बढ़िया तरीके से जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे जो अगर अकाउंटेंट को महसूस होता है कि चेंजेस है जो पार्टिकुलर मेथड के अंदर होने ज़रूरी हैं, जिससे बढ़िया तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पता चल जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया तरीके से पता चल जाए, तो यहाँ पे मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेचर रहेगा और जो इफेक्ट होगा चेंज का, जो मेथड में चेंज किया गया उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नेचर है उसका, तो उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए फुट नोट का इस्तेमाल किया जाएगा एक अकाउंटेंट द्वारा। फुट नोट के अंदर बता दिया जाएगा कि जो मेथड यूज़ किया गया है, चेंज किया गया, वो किन कारणों से चेंज किया गया और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज़र के लिए चाहिए होती है उसको पहले ही फुट नोट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा ताकि यूज़र को चेंजेस के बारे में अवेयरनेस हो जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अक्रूअल कंसेप्ट। इसका ओवरव्यू लेते हैं पहले। अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहते हैं? अक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स है उनको अक्रू बेस पे रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश रिसीव हुई हो चाहे ना रिसीव हुई हो, चाहे कैश पे की गई हो चाहे ना की गई हो। अक्रूअल कंसेप्ट है, दोनों पे ही सेम तरीके से लागू होता है, चाहे बात की जाए रिवेन्यू की चाहे बात की जाए एक्सपेंसेस की। यानी कि रिवेन्यू पे भी और एक्सपेंसेस पे भी, दोनों पे ये सेम लागू होता है। अगर मान लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल कर दी गई है
तो सेल कर दी गई तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो सेल की गई उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कैश जो रिसीव हुई हो चाहे कैश रिसीव ना हुई हो। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांजेक्शन हो चुकी है, सेल हो चुकी है, अगर सर्विस दी गई है, सर्विस दे दी गई है, तो वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे कैश एक्चुअल में रिसीव हुई है चाहे ना रिसीव हुई है। ऐसे खर्चों के बारे में कि जैसे खर्चे हो गए हैं वैसे उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उन खर्चों की पेमेंट कर दी गई है चाहे उन खर्चों की पेमेंट है जो कैश में नहीं की गई है। तो ये अक्रूअल कंसेप्ट है जो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू कैश कंसेप्ट में, क्योंकि कैश कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब कैश आती है या फिर कैश जाती है सिर्फ तभी रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अक्रूअल कंसेप्ट को बेस्ट इसलिए माना गया है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, जिससे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बढ़िया तरीके से हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान पता चल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं इसकी। कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर जो अक्रूअल बेस है ये यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका माना गया है एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस, यानी कि अक्रूअल कंसेप्ट बेटर है कैश बेस से। अक्रूअल कंसेप्ट है ये इक्वली अप्लाई होता है रिवेन्यू के केस में भी और एक्सपेंसेस के केस में भी, यानी कि चाहे रिवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस हो दोनों के केस में हमने इसको इक्वली लागू करना है। अक्रूअल कंसेप्ट रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड। अगर हम रिवेन्यू के केस में बात करें तो जैसे ही सेल हो चुकी है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, या फिर अगर सर्विस दी जाती है तो सर्विस जैसे दी गई है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश इसके लिए रिसीव हुई है चाहे नहीं रिसीव हुई तो ये मैटर नहीं करता। इसी तरीके से जो खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जिस साल खर्च किया गया है, चाहे उन खर्चों के कैश में पेमेंट की गई है चाहे कैश में पेमेंट नहीं की गई है। दस टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटिंग टू एन अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्ड वेदर एक्चुअल कैश हैज़ बीन पेड और रिसीव और नॉट। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं रिवेन्यू से जुड़ी हों चाहे वो खर्चों से जुड़ी हों, सभी ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे उन रिवेन्यू से कैश रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, चाहे खर्चों की पेमेंट की गई है या नहीं की गई। जो अक्रूअल कंसेप्ट होता है इसको मैचिंग कंसेप्ट भी बोला जाता है। जो सिग्निफिकेंट होते इम्पोर्टेंस होती है इस फंडामेंटल अजम्पशन की वो ये है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती ये स्पेसिफाई करने की कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाएं, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनकी वैल्यू को कम नहीं आंका जाता, उनको पूरी वैल्यू दी जाती है। जो यूज़र्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन लेने की, जो अजम्पशंस होती है ये फॉलो की जाती हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, यानी कि यूज़र को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, उसको हर एक इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, ताकि यूज़र को आगे प्लानिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये फंडामेंटल कंसेप्ट बनते थे। नेक्स्ट क्लास में जो इनके अलावा रहते कंसेप्ट उसको कवर किया जाएगा। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।